हेलो जेके एसएसबी जेई सिविल एस्पिरेंट, स्वागत है आपका ऑन दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ गेट गुरुज एंड इंजीनियर्स करियर ग्रुप। डियर, इस सेशन के अंदर हम लोग 2021 पीवाईक्यू के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सेकंड सीक्वल है। पहले सीक्वल में मैंने और विपिन सर ने डिस्कस किए थे जियोटेक के शिफ्ट 1 2021 के क्वेश्चंस। तो डियर, आज मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इन 2021 शिफ्ट 1 पीवाईक्यू सेशन में, वो सारे के सारे क्वेश्चन डियर अब हम डिस्कस करेंगे। कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सेशन लगभग 15 से 18 मिनट का ही होने वाला है। टोटल 8 से 9 क्वेश्चंस है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए, उसके ऊपर भी डियर बात करेंगे। तो डियर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन डियर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। चार ऑप्शंस है मेरे पास, वेदर इट इज 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज और 2.5 और 2 टाइम्स और 1.5। सो डियर, अगर मैं यहां पे देखूं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एक्चुअल शियर स्ट्रेस वेरिएशन अगर मुझे किसी भी क्रॉस सेक्शन का निकालना हो, देन इट इज गिवन बाय शियर फोर्स अपॉन IB इनटू AY बार। जब इसी जनरल एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने रेक्टेंगल के लिए, सो डियर दिस इज गिवन बाय देन Q एवरेज और Q एक्चुअल इज इक्वल टू V ओवर IB इनटू D स्क्वायर बाय 4 माइनस y स्क्वायर। और बाकी वैल्यूज अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो डियर, तो मैं सॉल्व करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो लिख देता हूं। सो दिस विल बी इक्वल टू 6v अपॉन BD क्यूब। तो ये डियर आपका फाइनल एक्सप्रेशन आता है। तो आप देख सकते हो जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस वेरिएशन है रेक्टेंगल का, दैट इज पैराबोलिक, क्योंकि जो उसका वेरिएशन है इट इज वेरिंग एज y स्क्वायर। तो y स्क्वायर यहाँ पे टर्म बन रहा है, तो इसका वेरिएशन कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो इसको अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बना के दिखाऊं, तो ये मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है डियर, और इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में जब मैं इसको ड्रॉ करता हूं, so this variation will look like पैराबोलिक। अभी अभी हमने इसकी एक्सप्रेशन देखा। तो डियर आप यहां पे देख सकते हो y is the distance from neutral axis। तो y डियर मैं यहां से मेजर करूंगा, y डियर मैं यहां से मेजर करूंगा। तो जब y का वैल्यू 0 होगा, जब y का वैल्यू 0 होगा, उस वक्त शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, उस वक्त शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और जब y का वैल्यू एक्सट्रीम होगा, मे इट बी d/2 प्लस और d/2 नेगेटिव, तो उस समय d स्क्वायर बाय 4 एंड d स्क्वायर बाय 4 विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो फ्री एंड्स पे जो आपका शियर स्ट्रेस वेरिएशन होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। और एट न्यूट्रल एक्सिस जब y का वैल्यू 0 होगा, तो ये वैल्यू आपको निकल के आएगा v 3v अपॉन और 6v अपॉन 4bd, that is equal to 3/2 of v over bd। आप देख सकते हो जब आप यहाँ पे y की जगह 0 पुट करोगे, सो 0 पुट करने के बाद इट इज 6v अपॉन 4bd हो गया। और v अपॉन bd को हम लोग टाउ एवरेज बोलते हैं, एंड दैट बाय दैट वी कैन से कि जो मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस होगा, इट इज 3/2 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। और डियर एक चीज का ध्यान रखना, ये रिजल्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अलग आएगा, ट्राइंगल के लिए अलग आएगा, आई सेक्शंस के लिए अलग होगा, सर्कल के लिए अलग होगा। तो आपके जेई के पेपर में रेक्टेंगल और सर्कल बहुत पूछता है, तो यहां से आप सर्कल का भी एक्सप्रेशन याद रख सकते हो। सर्कल के केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, दैट इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। वहां पे वैल्यू आती है 1.33, और रेक्टेंगल के केस में 1.5 वैल्यू आएगी। इज इट क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी डियर हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है यहाँ पे कि द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट pushes which results in decrease in length of the body is known as।
ये पूछ रहा है कि जब मैं दो इक्वल एंड अपोजिट पुश करूं, पुश और पुल वी नो इज नोन एज फोर्स, तो अगर मेरे पास यहाँ पे डियर, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक को मैं पुश कर रहा हूं, मतलब एक कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूं, तो कंप्रेसिव फोर्स लगाने के बाद क्या होगा मेरे सिस्टम के अंदर, इसके बारे में सामने वाला जानना चाह रहा है। So let's suppose this equal and opposite push is denoted by some force F. Let me call it F. तो ये मेरे पास यहाँ पे F हो गया। तो किसी भी सेक्शन पे डियर अब मैं देखूं तो जो भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो ये पुश एक तनाव पैदा करेगा, एक स्ट्रेस पैदा करेगा, एंड दैट कंप्रेसिव स्ट्रेस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F अपॉन एरिया। तो इसको मैं बोलूंगा इट इज गोइंग टू इंड्यूस दी कंप्रेसिव स्ट्रेस एट एनी सेक्शन। नॉर्मली कंप्रेसिव force will generate compressive stress and tensile stress will generate, tensile force will generate tensile stress. So apart from compressive and tensile stress, one more type of stress is there, that is known as shear stress. तो डियर आप ओवरऑल अपने स्ट्रेसेस को ब्रॉडली दो चीजों में कैटेगराइज कर सकते हो। एक आपका हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, एक आपका हो गया shear स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में भी कंप्रेसिव और टेंसाइल एंड shear स्ट्रेस इज गोइंग टू बी योर टेंजेंशियल वन। हाँ, ये बात अलग है कि कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस के भी फर्दर बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेसेस डियर आपका एक्सियल फोर्स के कारण आ सकता है, नॉर्मल स्ट्रेस डियर आपका बेंडिंग के कारण भी आ सकता है, वेयर एज shear स्ट्रेस आपका shear फोर्स के कारण आ सकता है और shear स्ट्रेस आपका टॉर्जन के कारण भी आ सकता है। सो वी आर हैविंग हियर डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट मीन फॉर जनरेटिंग दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हो भले यहाँ पे मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस हेडिंग दिया है आपके जेकेएसएसबी ने, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम मैकेनिक्स और सोम। क्वेश्चंस डियर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेसिक आने वाले हैं। तो अब ये बोल रहा है कि द रिजल्टेंट वेक्टर इज फॉर्म्ड बाय व्हाट वी हैव टू डू कि मेरा रिजल्टेंट निकल जाए। तो डियर रिजल्टेंट आप वेक्टर का कैसे निकालते हो, ये तो आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो डियर। अगर मेरे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, तो इसका रिजल्टेंट आई कैन गेट बाय डूइंग दी वेक्टर एडिशन। तो मैं वेक्टर एडिशन करके मैं दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकता हूं। अच्छा, सब्सट्रैक्शन भी एडिशन के अंदर ही आ जाता है। अगर मुझे दो वेक्टर को माइनस करना है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूं। सो नाउ a प्लस माइनस बी इज गोइंग टू गिव मी a माइनस बी। सो अल्टीमेटली जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज एडिशन ओनली। ओके, तो अगर मुझे दो वेक्टर्स का सम करना है तो वो दो वेक्टर का सम ऐड करके एडिशन करके मेरे को मिल जाएगा। और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो उसके लिए वी डू हैव सेपरेट टेक्निक्स। हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर भी हम लोग अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, बट रिजल्टेंट के लिए डियर वी हैव टू डू वेक्टर एडिशन। चलिए अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। shear span is called the zone where shear force is constant, shear force is zero, bending moment is constant और bending moment changes its sign। तो डियर shear span वो होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ shear हो और shear कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो shear span is something which is going to have a constant shear force। आपको याद होगा कि प्योर बेंडिंग केस आप लोग पढ़ते हो अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कोर्स में। तो प्योर बेंडिंग क्या होता है, प्योर बेंडिंग वो होता है जहां पे आपका बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट हो, और अगर बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट है तो बेंडिंग मूवमेंट का स्लोप शियर फोर्स होता है, तो शियर फोर्स इज गोइंग टू बिकम जीरो। तो डियर अगर आपसे प्योर बेंडिंग पूछा जाए तो वहां पे बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट होगा, प्योर बेंडिंग। और अगर शियर फोर्स कांस्टेंट है तो डियर उसको मैं शियर स्पैन बोलूंगा। तो इन दो चीजों में कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे शियर स्पैन पूछा है तो शियर फोर्स कांस्टेंट, कल को अगर वो आपसे प्योर बेंडिंग पूछता है तो वहां पे आप बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट बोल देना। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में डियर? आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे होंगे। आप देख सकते हो कि काफी बेसिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल प्लेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। डियर प्रिंसिपल प्लेन वो होते हैं जहां पे आपके नॉर्मल स्ट्रेसेस या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो,
और इन प्लेन्स के ऊपर डियर आपके शियर मौजूद नहीं होते, शियर स्ट्रेसेस नहीं आते। अगर मेरे पास कोई भी एक स्ट्रेस एलिमेंट है और मेरे पास कोई भी यहाँ पे नॉर्मल लोडिंग हो रही है विद द शियर स्ट्रेसेस एंड ऑल, तो देयर आर इनफाइनाइट प्लेन्स और हर एक इनफाइनाइट प्लेन पे कुछ ना कुछ कॉम्बो होगा जो नॉर्मल और शियर को दर्शा रहा होगा। बट इन सारे कॉम्बिनेशंस में एक प्लेन ऐसा जरूर होगा, एक नहीं इनफैक्ट दो प्लेन ऐसे जरूर होंगे जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर चल रहे होंगे, जहां पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू नहीं होगी। ऐसे प्लेन को डियर मैं बोलूंगा प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन इज ए प्लेन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ शियर स्ट्रेस। ओके, तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है प्रिंसिपल प्लेन की? यहां पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, और यहां पे जो आपका शियर स्ट्रेस होता है वो हम कितना होगा डियर? 0। कितने हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन होते हैं? 2। कितने हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं? 2। और इन प्रिंसिपल प्लेन्स पे कितने शियर की वैल्यू क्या होती है? 0। आर यू गेटिंग इट और नॉट? क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट इज when two equal forces are acting on a particle and if the particle is going to remain in equilibrium, then in angles you have to tell what is going to be the angle, what is going to be the angle between these two forces। तो डियर दो फोर्स है मेरे पास, तो कितना कॉमन सेंस का क्वेश्चन डियर यहाँ पे पूछा गया है। अगर आप क्लास 11-12 के स्टूडेंट भी रहे हो, आप इंजीनियरिंग नहीं भी जानते हो, तब भी आप इसको बड़े आराम से जज कर सकते हो। फोर्स को जब भी आपको वेक्टर की बात की जाए ना, तो अपने मन में याद कर लिया करो फोर्स, अपने मन में याद कर लिया करो फोर्स। फोर्स इज द परफेक्ट एग्जांपल। देखो भाई, मेरे पास एक फुटबॉल है, मेरे पास एक फुटबॉल है। अब कौन से कितने फोर्स है मेरे पास? 2। तो यहाँ पे फुटबॉल को 2 लोग लात मार रहे हैं, यहाँ पे फुटबॉल को 2 लोग लात मार रहे हैं, तो फुटबॉल रुकेगी क्या? नहीं, जाएगी। किस दिशा में जाएगी? आगे की तरफ जाएगी। अब मैं इन दोनों फोर्स को कैसे लगाऊं कि ये फुटबॉल हिले ना? इक्विलिब्रियम का मतलब यही तो है ना कि कोई मोशन ना हो। तो आप बताओ, चाहे मैं इस फोर्स को ऐसे लगाऊं, चाहे मैं इस फोर्स को ऐसे लगाऊं, चाहे मैं इस फोर्स को ऐसे लगाऊं, क्या फुटबॉल का मोशन मैं रोक पाऊंगा? फुटबॉल का मोशन तभी रुकेगा, रिजल्टेंट पोर्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम ओनली इफ दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर। यदि ये दोनों के दोनों फोर्सेस बराबर है और जब ये आमने सामने से एक दूसरे को काटेंगे, सिर्फ एक वही सिचुएशन बनती है, सिर्फ एक वही सिचुएशन बनती है जब ये पोर्शन मेरा इक्विलिब्रियम में आएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरा यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? when these two forces are opposite to each other, तो डियर ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा 180 डिग्री। so only for 180 degree or pi radians I can say when these equal forces are acting, my system will be in equilibrium। are you getting it or not? आई होप ये भी आपको डियर सब समझ में आ रहा होगा। अगर 0 डिग्री एंगल होता तो डबल फोर्स से फुटबॉल आगे जाती, अगर 90 डिग्री एंगल होता तो √2 टाइम से चीजें आगे जाती। ओके, आर यू गेटिंग इट? और 45 डिग्री पे भी डियर आप लोग वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो डियर, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक बीम दे रखा है जिसका स्पैन है 10 मीटर और यहाँ पे जो पॉइंट लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है डियर? 200 न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है एट ए डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम ए। और मेरे से रिएक्शन पूछी है। क्वेश्चन के अंदर डायग्राम मिसिंग है, बट कॉमन सेंस से हम इसका डायग्राम डिपिक्ट कर सकते हैं। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम रहा होगा, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम रहा होगा डियर, और यहाँ पे इसका स्पैन 10 मीटर है। और अगर इसका स्पैन यहां से 10 मीटर है तो एक को नाम दे दीजिए ए, एक को नाम दे दीजिए बी, और इधर जो फोर्स लगेगा डियर वो लगेगा 200। और 200 कहां पे लग रहा है डियर? ए से 4 मीटर पे लग रहा है। 200 कहां लग रहा है? ए से 4 मीटर पे। डायग्राम मेरे पास नहीं था, डायग्राम मिसिंग था, बट हमें क्वेश्चन सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। ओके, अगर ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा उसमें ए यहां लिखा होगा तो आप 200 को यहां से ले लेते। ओके, बट अगर ये क्वेश्चन है, अगर ए से 4 मीटर है और टोटल डिस्टेंस मेरे पास 10 मीटर है, तो बी से दूरी कितनी होगी डियर?
6 मीटर होगी। तो अब मेरे को ये दो फोर्सेस निकालने हैं, पहले का नाम है डियर आर ए और दूसरे का नाम है मेरे पास आर बी। अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करूं तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, टोटल अपकमिंग फोर्स इज आर ए भैया ऊपर जा रहा है, आर बी ऊपर जा रहा है, नीचे क्या आ रहा है 200, तो जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे भी आएगा, तो आर ए प्लस आर बी को मिलके कितना होना पड़ेगा 200 होना पड़ेगा। ये पहली शर्त है मेरी जो वर्टिकल इक्विलिब्रियम को वजूद में रखती है। अगर मैं अपनी दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाऊं, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ mz इज इक्वल टू 0, लेट मी टेक इट अबाउट एनी पॉइंट, ए के अबाउट ले लेता हूं, तो उंगली रखूंगा मैं ए पे, तो 200 इंटू 4 क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूं, आरबी इंटू 10 एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी को नेगेटिव ले लेते हैं। तो डियर यहाँ पे जो आरबी आएगा दैट विल बी 80। और डियर कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है, अगर ये वजन बीच लगा होता तो मैं 100 बांट देता। अब ये वजन इसके पास है तो ज्यादा वेट रिएक्शन इसके पास आएगा और कम पोर्शन इसके पास जाएगा। तो 200 को 100 बांटने से अच्छा जब आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट करोगे तो इसको 100 से थोड़ा बढ़ा दो और इसको 100 से थोड़ा कम कर दो। तो आरबी का वैल्यू कितना आ गया डियर 80 और आर ए का वैल्यू कितना आ गया डियर, तो 200 में से 80 घटाओगे तो 120 आ जाएगा। तो 120 और 80 इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर हेयर। ओके, हाँ अगर ये 200 इधर होता, अगर ए पॉइंट इधर होता तो मेरा आरबी आ जाता 120 और आर ए आता मेरे पास 80। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which is not a property of vector quantity। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि जब भी वेक्टर आए तो आप इसको क्या मानो, वेक्टर को आप लोग मान सकते हो फोर्स। तो फोर्स की बात देखनी है आपने, इट इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ जी, जैसे ही बात है, वेक्टर क्वांटिटी से क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी है, क्योंकि दिशा के अकॉर्डिंग ही उसका मैग्नीट्यूड एम्पलीफाई बढ़ता या घटता है। ठीक है, इट कैन बी रिजॉल्व इन एनी डायरेक्शन। हाँ भाई सही बात है, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो। फोर्स को जनरली हम लोग रिजॉल्व करते ही हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, या इंक्लाइंड सरफेस पे या परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस पे हम लोग रिजॉल्व करते ही हैं। इट इज ओनली डायमेंशनल, इट इज ओनली हैविंग डायमेंशन लिखना चाहता होगा वो। ठीक है, एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। तो सिर्फ सी इज ए ऑप्शन जो कि गलत है, मतलब जो वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, और हमें यहां पे यही बताना है कि विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन बिकॉज सी गलत है। ओके, तो यहां गलत को चुनना है डियर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। shear center is also known as सेंटर ऑफ क्या कहलाते हैं? ये shear सेंटर एक उस सेंटर को बोला जाता है कि जहां से जब आपका लोड पास होगा तो आपके सिस्टम में प्योर बेंडिंग होगी, सिर्फ बेंडिंग होगी, shear होंगे, ट्विस्टिंग नहीं होगी। और ट्विस्टिंग तभी पॉसिबल नहीं है जब आप उसको एकदम अपने क्रॉस सेक्शन के अलोंग लोड लगाओ। जैसे मेरे पास ये रिमोट है, अगर ये मेरे पास रिमोट है और ये इसके पास सेंट्रल एक्सिस है, तो मैं इस रिमोट को अगर यहाँ पे लोड लगाऊंगा तो देखो ट्विस्टिंग हो रही है इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे लोड लगाऊंगा तो ट्विस्टिंग हो रही है, यहाँ लोड लगाऊंगा तो ट्विस्टिंग हो रही है। बट एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे जब आप लोड लगाओगे तो ट्विस्टिंग नहीं होगी, सिर्फ बेंडिंग होगी एंड शियर डेवलप होंगे, क्योंकि वहां पे आप उसको कोई इसेंट्रिसिटी नहीं दे रहे हो। तो डियर इट इज नोन एज द सेंटर ऑफ ट्विस्ट। जहां पे आपकी ट्विस्टिंग बैलेंस हो रही है, इसेंट्रिसिटी 0 हो रही है, उस पॉइंट को डियर आप लोग बोलोगे सेंटर ऑफ ट्विस्ट। ओके, और इट इज ए पॉइंट अबाउट विच योर टॉर्जनल मूवमेंट इज गोइंग टू हैव नो इसेंट्रिसिटी। तो यहां पे डियर आप ट्विस्ट को मद्देनजर रखते हुए सेंटर ऑफ ट्विस्ट चुन सकते हो। सो दैट इज नोन एज योर शियर सेंटर। ओके, तो कॉन्सेप्ट याद रखना कि वो पॉइंट है आपके क्रॉस सेक्शन का जिससे जब लोड पास होता है तो ट्विस्टिंग नहीं होती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सेंटर ऑफ ट्विस्ट। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई थिंक ये आपका क्लास 9th का क्वेश्चन है डियर, ये आपका क्लास 9th का क्वेश्चन है। F विल बी इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वाली चीज डियर आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ते हो। इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ masses and it inversely proportional to the square of distance between them। और जी जो है ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आई थिंक 6.674 इंटू 10⁻⁻11 आई थिंक या 14 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है। ओके, सेम ऐसा ही एक्सप्रेशन एक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ते हैं, वहां पे एफ पढ़ते हैं हम के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द masses, it also depends upon the charges, and these forces inversely depend upon the square of distance between these two masses or charges। okay चलिए डियर, तो ये सब क्वेश्चन थे जो शिफ्ट 1 में डियर आप लोगों से पूछे गए थे। अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट डियर मैं कर देता हूं कि अगर आपको इन 3 पार्ट्स की ये जो बुक्स है ये एक्सक्लूसिव है जेके एसएसबी जेई के लिए। अगर आपको इन 3 पार्ट्स की हार्ड कॉपी चाहिए देन यू हैव टू पे 1500 रुपीज, और इसका ऑर्डर आप इस नंबर पे दे सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। बट इंजीनियर्स करियर ग्रुप रिकमेंड कर रहा है और अपील कर रहा है आप लोगों से कि आपको ये तीनों की तीनों बुक्स आपके ऐप पे इस कोर्स प्राइस के अंदर इंक्लूड की गई है। सो अगर आपको पीडीएफ से पढ़ने की हैबिट है सो डोंट गो फॉर दीज बुक्स, आप इसको अपनी ऐप पे डाउनलोड करके पढ़िए, और जिस इसकी वैलिडिटी आपके लिए रहेगी पूरी की पूरी 1 ईयर की। तो ऐसा करके आप अपना पेपर भी सेव कर सकते हो, तो आप हार्ड कॉपी के तरफ मत जाइए, ठीक है। बट स्टिल इफ यू हैव हैबिट टू स्टडी दीज थिंग्स फ्रॉम हार्ड कॉपी ओनली देन यू कैन ऑर्डर देम बाय यूजिंग बाय dropping the message on 9855834442। और जेके एसएसबी जेई के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इन दैट केस गाइस यू कैन कॉल एट दिस नंबर। सो दिस इज द नंबर ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेटर मिस्टर राहुल अब्रोल। सो राहुल सर को आप कॉल कर सकते हो मॉर्निंग 8 AM से इवनिंग 9 PM के बीच में, ठीक है। मॉर्निंग 9 से इवनिंग 8 PM के बीच में। और जो भी आपको कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा, टेस्ट का क्या स्टेटस है, नोट्स वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कोई भी चीज अगर आपको इनसे डिस्कस करनी है तो उनके लिए आप उस चीज के लिए आप ये नंबर यूज कर सकते हो। और बुक्स ऑर्डर करनी है तो आप इस पे अपना मैसेज पुट ऑन कर सकते हो डियर। तो एट ईसीजी यू ऑल नो वी आर हैविंग रिजल्ट्स पूरे नॉर्थ में या पूरे जोन में, मैं कह सकता हूं नेशन में जितने रिजल्ट ईसीजी ने जेके जम्मू में दिए हैं इतने सारे इंस्टीट्यूट ने, अदर्स इंस्टीट्यूट ने मिलाकर भी नहीं दिए होंगे डियर। ओके, फैकल्टी पूल आपको पता है यहाँ का बेस्ट है, एक से एक आपको क्वालिफाइड फैकल्टीज यहाँ पे मिलेंगे, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको मिलेंगे। ओके, मटेरियल हमारा बेस्ट है। अब तो मटेरियल के साथ साथ हम लोग आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोर्स ड्यूरेशन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि टोटल कोर्स ड्यूरेशन डियर आपका 4 महीने के आसपास रहने वाला है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी और हमें कोर्स जल्दी जल्दी खत्म करना होगा, तो राहुल सर ने या पूजा मैम ने कल आपको कोर्सेज के बारे में बताया होगा कि आपको 2 सब्जेक्ट्स पैरेलल चलेंगे। तो अगर आपका एग्जाम डेट जल्दी आ जाएगा तो 2 क्या हम लोग 3 सब्जेक्ट्स भी पैरेलल रन करेंगे डियर। ओके, तो चलिए डियर इस सेशन में इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और बहुत बहुत बधाई हो डियर आप लोगों को ईद की। ओके, सो मे योर सेलिब्रेशन बी फिल्ड विद जॉय एंड ब्लेसिंग। आई होप आज आप अच्छे से अपना ईद बना करके कल से अपना पूरा फोकस तैयारी में लगा दोगे। ओके, सो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तो कल की वीडियो शायद से फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर होने वाली है, एंड बाकी आपको अपडेट उसका आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।